लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा था, मूल अधिकार पढ़ा था, और मूल अधिकार पार्ट 2। कल विधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, अबाउट लॉज हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 13 हम लोगों ने चर्चा की थी, और हम लोगों ने आर्टिकल 13 के अंतर्गत पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत दिए गए हैं, वो मैंडेटरी हैं, उनका किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं हो सकता। अगर मूलाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है या ऐसा कोई कानून बनता है जो मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह उस कानून को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दे। न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। हमने आपको यह भी बताया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संसद के द्वारा सीमित करने का प्रयास किया गया। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया, और इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि संसद के हाथों में मूलाधिकारों में संशोधन करने की असीमित शक्ति मिल गई। इसलिए इस असीमित शक्ति पर नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा दी, और इस तरीके से आधारभूत ढांचे की अवधारणा और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दोनों एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं, जिससे कि न्यायपालिका ठीक तरीके से, जिससे कि संसद संविधान संशोधन मनमाने तरीके से न कर सके और कोई ऐसा कानून न बनाया जा सके जो हमारे मूलाधिकारों को छीने, क्योंकि हर दशा में मूलाधिकारों को हमें प्राथमिकता देनी है, मूलाधिकारों को वरीयता देनी है। पर्पस यही है हमारा। ये चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। अब उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विधियों के विषय में कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं कानूनों के बारे में, तो कौन कौन सी बातें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे अध्ययन करते हैं। जैसे एक विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, या विधि का शासन बाद में बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि जो कानून, अभी हमने एक बात बताई आपको कि संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान को छीने, कम करे या खत्म करे। लेकिन मान लो अगर संविधान लागू होने के पहले ऐसा कोई कानून बन गया है, संविधान लागू होने के पहले कोई कानून बन गया है और वो कानून मूलाधिकारों को छीनता है, कम करता है या समाप्त करता है, तब क्या होगा? तब उच्चतम न्यायालय ने इस बात का जवाब दिया, और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मान लो कोई ऐसा कानून है जो संविधान लागू होने के पहले बनाया गया, जैसे अभी तक आईपीसी लागू थी, या चलो हट गया, अभी पुलिस एक्ट लागू है, पुलिस अधिनियम 1861, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1923, अंग्रेजी जमाने के बहुत सारे कानून, हजारों कानून ऐसे हैं, हजार से अधिक कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजी काल के बनाए हुए हैं, आज भी जिंदा हैं, और उनके आधार पर हमारी शासन प्रशासन व्यवस्था चलती है। तो अब मान लो उन कानूनों का कोई हिस्सा मूलाधिकारों के विपरीत हो जाए तो क्या होगा? तब न्यायपालिका कहती है कि अगर ऐसे कानूनों का कोई हिस्सा मूलाधिकारों के विपरीत हो जाता है तो पूरे कानून को शून्य घोषित करने की जरूरत नहीं है। पूरे कानून को शून्य घोषित करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कानून के उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूलाधिकारों के विपरीत है, और वो भी शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि वो लागू नहीं रह जाएगा, और वो कानून में बना तो रहेगा लेकिन लागू नहीं रहेगा। अगर भविष्य में कोई संशोधन कर दिया जाए और कानून का वो हिस्सा फिर से जीवित कर दिया जाए, या मूलाधिकारों में कोई संशोधन कर दिया जाए, तो कानून का वह भाग फिर से जीवित होता है, फिर से काम करने लगता है। फिर से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो संविधान लागू होने के पहले का कानून है, पुलिस कानून है, उस पुलिस कानून का कोई हिस्सा मूलाधिकारों के विपरीत हो जाए, तो उसे जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करके उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि वो हिस्सा कानून में बना रहेगा लेकिन लागू नहीं रहेगा, उसका प्रयोग नहीं होगा। आगे चलकर अगर कोई संशोधन कर दिया जाए कानून में, तो वो हिस्सा फिर से जीवित हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको दें, अब तो भारतीय दंड संहिता खत्म हो गई, अब भारतीय न्याय संहिता आ गई उसकी तरफ, उसकी जगह पर। लेकिन अभी तक 1 जुलाई से पहले तक ये एग्जाम्पल बड़ा रेलेवेंट रहता था इस बात को समझने के लिए कि भारतीय दंड संहिता जो अंग्रेजी जमाने का कानून थी, उसमें आत्महत्या को एक अपराध घोषित किया गया था। कमिट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है और निपट गया तो ठीक, नहीं निपटा तो फिर न्यायालय निपटाएगा। कैसे? अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयत्न किया और बच गया तो फिर इसे एक अपराध माना जाता था, एफआईआर दर्ज होती थी, और उस व्यक्ति को 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों दंड दिया जाता था। तो हालांकि अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, क्योंकि व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास बहुत खुशी में तो करता नहीं है, बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव में करता है, और ऐसी दशा में उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाए तो इस पर काफी बहस रही। तो एक बार हुआ ये कि उच्चतम न्यायालय ने रतिराम बनाम मध्य प्रदेश के मामले में कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, क्योंकि न्यायालय अपनी व्याख्या समय समय पर बदलता रहता है। जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, तो अब जब मरने का अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, आर्टिकल 21 में शामिल है, जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, तो अगर कोई आत्महत्या का प्रयत्न कर रहा है तो वो मरने के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, और अगर मरने के अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो उसको सजा कैसे मिलेगी? सजा नहीं मिल सकती। तो अब ये जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता थी, अंग्रेजों के जमाने का कानून था, उसका सेक्शन 309 जिसमें आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया था, अब ये मूलाधिकारों के विपरीत हो गया। मूलाधिकारों के विपरीत हो गया तो इसको समाप्त नहीं किया गया, बल्कि कानून में बना रहा लेकिन लागू होना बंद हो गया। 2 साल बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संशोधन कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। वकीलों के तर्क के आधार पर पहले वकीलों ने समझाया कि भाई जीवन जीना मरने का पूरक है, न्यायालय ने कहा भाई बात सही है। फिर बाद में वकीलों ने समझाया ना, जीना और मरना दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। न्यायालय को ये बात समझ में आई, तो न्यायालय ने बाद में कह दिया कि भाई जीवन जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जब मरने का अधिकार शामिल नहीं है तो अब जो रतिराम के मामले में जजमेंट की जो छाया आ गई थी धारा 309 पर, और धारा 309 लागू नहीं रह गई थी, कानून में बनी हुई थी, वो छाया हट गई और धारा 309 फिर से लागू होने लगी। तो धारा 309 फिर से लागू होने लगी, यानी आत्महत्या का प्रयत्न फिर से अपराध हो गया। तो इस तरीके से न्यायपालिका ने संविधान लागू होने के पहले के कानूनों की व्याख्या की है। इस व्याख्या को आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, या ग्रहण का सिद्धांत। इसका मतलब है कि अगर संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून है और वो मूलाधिकारों के विपरीत होगा तो उस पर ग्रहण लग जाएगा।
ग्रहण लग जाएगा, और जब ये ग्रहण हटा लिया जाएगा तो वो हिस्सा फिर से जीवित हो जाएगा। ग्रहण हटेगा कैसे? या तो कानून में कोई संशोधन हो जाए या मूलाधिकारों में कोई संशोधन हो जाए तो ग्रहण हट जाएगा। तो लिखो इसको, आच्छादन का सिद्धांत लिखो। यदि संविधान लागू होने के पूर्व बनाए गए किसी कानून का कोई भाग यदि संविधान लागू होने के पूर्व बनाए गए किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों के विपरीत हो जाता है, मूल अधिकारों के विपरीत हो जाता है, तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। वह कानून में बना रहेगा, वह कानून में बना रहेगा, किंतु लागू नहीं रह जाएगा। वह कानून में बना रहेगा किंतु लागू नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रहण लग जाएगा। यदि भविष्य में मूलाधिकार या कानून में कोई संशोधन कर दिया जाए, यदि भविष्य में मूलाधिकार या कानून में कोई संशोधन कर दिया जाए और यह ग्रहण आच्छादन हटा लिया जाए, और यह ग्रहण या आच्छादन हटा लिया जाए, तो वह भाग फिर से लागू हो जाएगा, वह भाग फिर से लागू हो जाएगा। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब ये क्या होता है? अब मान लो, जैसे हमने कहा कि भाई संविधान लागू होने के बाद अगर कोई कानून बनता है और वो कानून मूलाधिकारों के विपरीत होता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, पढ़ा हमने। अब इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, वो प्रश्न ये है कि मान लो संविधान लागू होने के बाद जो कानून बना, उस कानून का एक हिस्सा, एक भाग मूलाधिकारों के विपरीत है, पूरा कानून नहीं है मूलाधिकारों के विपरीत, उस कानून का पूरा हिस्सा मूलाधिकारों के विपरीत नहीं है, बल्कि कानून का एक छोटा सा भाग मूलाधिकारों के विपरीत है। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या केवल उस भाग को शून्य घोषित करना पड़ेगा या पूरे कानून को शून्य घोषित करना पड़ेगा? क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन में हमने पढ़ा कि मूलाधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर मूलाधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून बनेगा तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर देगी। यह हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब यहां शून्य घोषित करने में प्रश्न यह है कि क्या पूरे कानून को शून्य घोषित करना पड़ेगा या केवल उस भाग को शून्य घोषित करना पड़ेगा? न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में। इसको पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, अलग करने का सिद्धांत कहते हैं। न्यायालय कहता है कि मान लो किसी कानून का कोई भाग जो मूल अधिकारों के विपरीत है, जो मूल अधिकारों के विपरीत है, वह कानून से इस प्रकार जुड़ा है, ध्यान से सुना, वह कानून से इस प्रकार से जुड़ा है कि अगर उस भाग को शून्य घोषित कर दें, उस भाग को कानून से निकाल दें, शून्य घोषित कर दें, तो पूरे कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, पूरा कानून ही बेकार हो जाएगा, कानून का उद्देश्य बदल जाएगा। तब फिर पूरे कानून को शून्य घोषित करना पड़ेगा। अगर कानून का कोई भाग मूलाधिकारों के अगेंस्ट है लेकिन वो कानून से इस प्रकार जुड़ा है कि अगर उसको शून्य घोषित कर दें तो कानून का उद्देश्य बदल जाए, तो पूरे कानून को शून्य घोषित करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कानून का वह भाग कानून से इस तरह नहीं जुड़ा है, इसका मतलब यह है कि कानून का वह भाग ऐसा है जिसको शून्य यदि घोषित कर दें तो शून्य घोषित करने से कानून के उद्देश्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, कानून के उद्देश्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, तो केवल उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, पूरे कानून को नहीं। तो केवल उस भाग को शून्य घोषित करेंगे, पूरे कानून को नहीं। इसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। तो लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में लिखो, पृथक्करण का सिद्धांत लिखो। यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों के विपरीत है, अभी तक क्वेश्चन इस पर नहीं आए हैं लेकिन मैं लिखा देता हूं कि मान लो कभी पूछ लिया जाए, यदि किसी कानून का कोई भाग मूलाधिकारों के विपरीत है तो पूरा कानून शून्य घोषित किया जाएगा, तो पूरा कानून शून्य घोषित किया जाएगा यदि उस भाग को शून्य घोषित कर देने से, यदि उस भाग को शून्य घोषित कर देने से कानून के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कानून के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पैरा चेंज करके लिखो, यदि उस भाग को शून्य घोषित करने से, यदि उस भाग को शून्य घोषित करने से कानून के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, कानून के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, तो केवल उस भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा, तो केवल उस भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा, पूरे कानून को नहीं, पूरे कानून को नहीं। अब इसके बाद न्याय का प्राकृतिक नियम। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, फिर में आते हैं। न्याय का प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। इसे न्याय का प्राकृतिक नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि यह न्याय का प्रकृति प्रदत्त नियम है और सभी कार्यवाहियों में इसका पालन अवश्य होना चाहिए।
अगर किसी पालन में किसी कार्यवाही में न्याय के प्राकृतिक नियम का पालन नहीं होगा तो वो कार्यवाही असंवैधानिक मानी जाएगी। भारत में ही नहीं, विश्व के सभी देशों में जहां संविधान के अनुसार शासन चलता है, पाकिस्तान, चीन, इन सबको छोड़ दीजिए, तो जहां सभी देशों में संविधानवाद है, संविधानवाद पढ़ा है हम लोगों ने कि जहां जहां संविधानवाद है वहां न्याय के प्राकृतिक नियम का पालन होता है। तो यह माना जाता है कि यह न्याय का प्रकृति प्रदत्त नियम है। इसमें दो बातें शामिल मानी जाती हैं। पहली बात, प्रत्येक कार्यवाही न्याय संगत, जस्ट, निष्पक्ष, फेयर एवं युक्त रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल होनी चाहिए। युक्त मतलब तार्किक कह सकते हो। तो प्रत्येक कार्यवाही न्याय संगत होनी चाहिए, न्याय के नियमों पर आधारित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए यानी किसी भी तरीके के पक्षपात से, झुकाव से रहित होनी चाहिए, और युक्त होनी चाहिए यानी तर्क पर आधारित होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। तो उसे न्याय का प्राकृतिक नियम माना जाएगा। दूसरी बात, दो बातें शामिल हैं। प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। यानी दो पक्ष होंगे किसी मामले में, एक पक्ष मुकदमा दायर करेगा, दूसरे पक्ष पर मुकदमा होगा, एक पक्ष पीड़ित होगा, एक पक्ष आरोपी होगा, दो पक्ष होंगे किसी भी कार्यवाही में। तो प्रत्येक पक्ष को, दोनों पक्षों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। और सुनने का मौका कैसे मिलना चाहिए? युक्त तरीके से, रीजनेबल तरीके से, तर्क संगत तरीके से जो सुनवाई का अवसर है वो सबको मिलना चाहिए। यानी बिना मुझे सुने मेरे खिलाफ फैसला मत दो, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है। तो इसको न्याय का प्राकृतिक नियम कहते हैं। ये दोनों नियम प्रत्येक देशों में जहां संविधानवाद है, जहां संविधान के अनुसार शासन प्रणाली चलाई जाती है, वहां इसको मान्यता प्राप्त है, वहां लागू किया जाता है। जो क्वेश्चन है वो न्याय के प्राकृतिक नियम पर आते हैं। और अगला हम लोग पढ़ रहे हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ पर आता है। A.V. डाइसी इसके जनक माने जाते हैं। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनकी बुक है, और इस बुक में पहली बार उन्होंने विधि के शासन की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। उन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं है कि डाइसी से पहले विधि का शासन ब्रिटेन में प्रचलन में नहीं था, पहले से ही था। एडवर्ड कोक जैसे जो न्यायविद थे वो पहले से ही विधि के शासन की बात करते रहे हैं, विधि के शासन का विचार देते रहे हैं। लेकिन डाइसी पहले ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक में इस अवधारणा को सबसे विस्तार से समझाया। इसीलिए इसे एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कहते हैं, आंग्ल अवधारणा कहते हैं। इसे ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कहा जाता है, आंग्ल अवधारणा कहा जाता है। और A.V. डाइसी को इस अवधारणा का जनक माना जाता है। क्या बताया है A.V. डाइसी ने विधि के शासन के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में? 3 बातें बताई हैं विधि के शासन के संबंध में। पहला, A.V. डाइसी ने कहा कि विधि के शासन का अर्थ है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। विधि की सर्वोच्चता का अर्थ है कि कानून को ही सर्वोच्च मान्यता मिलेगी, कानून को ही सर्वोच्च दर्जा मिलेगा, और सब कुछ कानून के अंतर्गत, कानून की सीमा में रहते हुए ही किया जाएगा। तो विधि की सर्वोच्चता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा, पहली बात। इसका अर्थ यह भी है कि जितनी भी कार्यवाहियां होंगी देश में, जो भी अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, वो सभी अपने अपने अधिकारों का प्रयोग केवल और केवल कानून के अंतर्गत करेंगे। किसी को भी मनमाने तरीके से कार्य करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई भी मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकेगा। तो मनमानेपन पर अंकुश लगाता है यह कॉन्सेप्ट। तो मनमाने तरीके से कार्य करने की इजाजत नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात, ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी समान है, कानून की नज़र में सब बराबर है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं। तीसरी बात, विधि की विधियां, ये तीसरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात है कि विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप, विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कानून व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप जन्म लेंगे, कानून व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप जन्म लेंगे। इसका मतलब यह है कि पहले अधिकार जन्मे हैं, पहले अधिकारों का जन्म हुआ है, इसके बाद कानून बनाए गए हैं। कानून का जन्म पहले नहीं हुआ है, पहले अधिकारों का जन्म हुआ है, और अधिकारों के जन्म के बाद कानून जन्मे हैं, और कानून बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन ना हो। इसे कहते हैं विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप। तो पहले अधिकार जन्मे हैं, पहले कानून नहीं। लेकिन ये जो तीसरा वाला प्रावधान है विधि के शासन का, भारत में भी विधि का शासन लागू है, रूल ऑफ लॉ लागू है, लेकिन जो तीसरा वाला प्रावधान है कि विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप जन्म लेती हैं, भारत में ये तीसरा वाला प्रावधान लागू नहीं होता। क्योंकि ब्रिटेन में तो पहले अधिकार जन्मे हैं, मैग्ना कार्टा जन्मा, चार्टर जन्मे, बाद में 1688 के बाद संसद को पावर मिली तो कानून बनने लगे, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत आया, तमाम चीजें। तो ब्रिटेन में तो पहले अधिकारों का विकास हुआ है।
उसके बाद कानूनों का विकास हुआ है। तो ब्रिटेन के लिए तो ये फिट है पूरी तरीके से, भारत के लिए ये पूरी तरीके से फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो अधिकार थे ही नहीं। 1947 के पहले तो भारत अंग्रेजों का गुलाम देश था। 1950 से पहले जब तक संविधान नहीं बना था तब तक हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते थे। जब हमने संविधान बनाया 1950 में, उसे लागू किया, तब हमने लोगों के लिए अधिकारों की रचना की। तब हमने बताया कि हाँ भाई, लोगों के अधिकार होते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में पहले कानून बना है। संविधान क्या है? कानून है, देश का सर्वोच्च कानून है। तो भारत में पहले कानून बने हैं और उन कानूनों के माध्यम से अधिकार विकसित किए गए हैं। पहले कानून बने हैं, कानूनों के जरिए अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटेन में उल्टा है, ब्रिटेन में पहले अधिकार जन्मे हैं, फिर उसके बाद कानून बना है। तो ये जो तीसरा वाला प्रावधान है, डाइसी ने जो बताया, ब्रिटेन के अनुभव के आधार पर, ब्रिटिश अनुभव के आधार पर, वो भारत में अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई तीसरी बात तो परिस्थिति जन्य है। बाकी दो बातें मूल हैं कि विधि की सर्वोच्चता होगी और विधि की नज़र में सभी समान होंगे। ये बातें हमारे यहाँ पूर्ण रूप से स्थापित है, पूर्ण रूप से लागू है। तो भारत में विधि का शासन लागू है, रूल ऑफ लॉ लागू है। तो लिखो, रूल ऑफ लॉ लिखो। और उच्चतम न्यायालय ने इसे आधारभूत ढांचा भी घोषित किया है। लिखो, विधि का शासन। यह एक आंग्ल संकल्पना है, यह एक आंग्ल अवधारणा है या आंग्ल संकल्पना है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। यह एक आंग्ल अवधारणा है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डाइसी, ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डाइसी इस संकल्पना के जनक माने जाते हैं। ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डाइसी इस संकल्पना के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वप्रथम विधि के शासन की विस्तार पूर्वक व्याख्या दी है। विधि के शासन की विस्तार पूर्वक व्याख्या दी है। उनके अनुसार विधि के शासन का अर्थ है डैश, पहला पॉइंट लिखो। विधि के शासन का अर्थ है डैश, पहला पॉइंट लिखो। विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अर्थात इसका अर्थ है कि विधि ही सर्वोच्च है, विधि ही सर्वोच्च है। सभी विधि के अनुसार कार्य करेंगे, सभी विधि के अनुसार कार्य करेंगे और किसी को मनमाने तरीके से, निरंकुश तरीके, मनमाने तरीके से, और किसी को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। और किसी को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। किसी को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता अर्थात, इसका अर्थ है अर्थात विधि की दृष्टि में सभी समान हैं, अर्थात विधि की दृष्टि में सभी समान हैं। तीसरा पॉइंट, विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप, विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप, अर्थात विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों को, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों को विधियों पर प्राथमिकता दी जाती है। अधिकारों का अस्तित्व विधियों से पहले है, अधिकारों का अस्तित्व विधि से पहले है। अब हेडिंग लिखो, भारत में विधि का शासन। हेडिंग लिखो, भारत में विधि का शासन। लिखो, भारत में विधि के शासन के उपर्युक्त तीन तत्वों में से, भारत में विधि के शासन के उपर्युक्त तीन तत्वों में से तीसरा तत्व, अंतिम तत्व, तीसरा तत्व लागू नहीं होता। तीसरा तत्व लागू नहीं होता क्योंकि भारत में विधियों का अस्तित्व अधिकारों से पहले हुआ है। पहले कानून बने हैं तब अधिकार आए हैं। भारत में विधियों का अस्तित्व अधिकारों से पहले हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य दोनों तत्व भारत में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दोनों तत्व भारत में लागू होते हैं और इस प्रकार भारत में विधि का शासन स्थापित है। बोलचाल में कहते हैं कानून का राज, बोलचाल में हम लोग कहते हैं कानून का राज स्थापित है। इस प्रकार भारत में विधि का शासन स्थापित है। तो कानून के राज का मतलब ये बातें जो हमने लिखाई, विधि का शासन स्थापित है। उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन को, उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन को अनुच्छेद 14 में निहित माना है। अनुच्छेद 14 में निहित माना है। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है, आगे बताएंगे। अनुच्छेद 14 में निहित माना है और इसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है और इसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है।
अगला कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकेटा। हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, लिख देता हूं, प्रांग न्याय। तो रेस जुडिकेटा क्या है? रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय, ये सिविल न्यायालय की पावर है, सिविल कोर्ट की पावर है रेस जुडिकेटा। और रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है, रेस जुडिकेटा की संकल्पना इसलिए लाई गई है जिससे कि मुकदमेबाजी का अंत किया जा सके, इसलिए यह अवधारणा विकसित की गई है। तो मुकदमेबाजी का अंत करने के लिए विकसित की गई है यह अवधारणा रेस जुडिकेटा। कैसे होगा मुकदमेबाजी का अंत? सिविल मामलों की शक्ति है ना, दो तरीके के मामले होते हैं, एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। क्रिमिनल केस उसे कहते हैं जहां अपराध के मामलों की सुनवाई होती है, किसी ने अपराध किया है उसके लिए दंड का प्रावधान होता है, तो वो क्रिमिनल केस है। सिविल केस उसे कहते हैं जहां अपराध की सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि किसी के अधिकार के मामले में सुनवाई हो रही है, किसी के अधिकार का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, नौकरी से जुड़ा हुआ मामला है, जहां अपराध नहीं है, तो वो मामले सिविल मुकदमे हैं। अब जो फंडामेंटल राइट का मुकदमा है, मूल अधिकार का मुकदमा है, यानी हमारे अधिकारों का मुकदमा है, तो इसमें अपराध तो है नहीं, तो ये सिविल मुकदमे कहलाते हैं, सिविल केसेस कहलाते हैं। तो सिविल केसेस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। अब होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है? रेस जुडिकेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और रेस जुडिकेटा का मतलब है कि जिस न्यायालय को, जिस सिविल न्यायालय को किसी भी मामले में निर्णय देने की शक्ति है, हर न्यायालय का एक अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए निर्णय दे सकता है, राज्य का उच्च न्यायालय केवल अपने राज्य के लिए निर्णय दे सकता है, दूसरे राज्य पर उच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा, एक उच्च न्यायालय का निर्णय किसी दूसरे राज्य पर लागू नहीं होगा, उसी राज्य पर लागू होगा। जिला न्यायालय होता है तो उसका निर्णय केवल जिला के अंतर्गत आने वाले विवादों के या मामलों पर ही लागू होगा, उसके बाहर लागू नहीं होगा। हर न्यायालय का एक अधिकार क्षेत्र होता है, उसकी एक शक्ति होती है। तो अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी मामले पर निर्णय देता है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। रेस जुडिकेटा का नियम लागू कर देने से अब उस निर्णय के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाने का रास्ता सीमित हो जाता है। अगर रेस जुडिकेटा ना होता तो क्या होता? ना होता तो क्या होता? अगर रेस जुडिकेटा नहीं होता तो निचली अदालत में जितने सिविल मुकदमे निपटाए जाते, उन सारे सिविल मुकदमे में जो असंतुष्ट पार्टी होती वो ऊपर की अदालत में चली जाती, वहां जो असंतुष्ट पार्टी होती वो सर्वोच्च अदालत में चली जाती। तो ऐसे तो मुकदमेबाजी का अंत ही नहीं होता, जितना मामला निचली कोर्ट में उतना ही हाई कोर्ट में, उतना ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता, दसियों करोड़ की पेंडेंसी होती केसेस की, तो मुकदमेबाजी का अंत ही नहीं होता। इसलिए यह नियम बना दिया गया कि कोई भी अदालत जो फैसला देगी उसका फैसला सबको मानना होगा, उसी को रेस जुडिकेटा कहते हैं, उसी को रेस जुडिकेटा कहते हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ ऊपर की अदालत में जा नहीं सकते, जा सकते हैं, लेकिन हर मामले में नहीं जा सकते। निचली अदालत के निर्णय को जब ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं तो इसको अपील कहते हैं। हमने पढ़ा है आपको, सुप्रीम कोर्ट की अपीली शक्ति लिखाई है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, बाकी अदालतों की अपीली शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, वो कानूनों में लिखी गई है। तो हमने जब अपीली शक्ति पढ़ी है तो कितनी सीमाओं में है अपीली शक्ति, कि जब तक हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हाँ तुम हमारे निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हो, तब तक अपील होगी ही नहीं। और हाई कोर्ट इतनी जल्दी क्यों कहेगा कि भाई हमारे फैसले के खिलाफ तुम अपील में चले जाओ, तो जल्दी वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा तो अपील नहीं जाएगी। तो अपील के रास्ते बेहद तंग होते हैं, अपील एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है। सामान्य रूप में यही प्रचलन में रहता है कि जो अदालत किसी मामले में निर्णय दे देती है सिविल मामलों में, उसका निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, जिससे कि मुकदमेबाजी का अंत किया जा सके, वादों का अंत किया जा सके। तो लिखो रेस जुडिकेटा, लिखो, यह सिविल न्यायालय की शक्ति है, यह सिविल न्यायालय की शक्ति है, यह सिविल न्यायालय की शक्ति है। इसका उद्देश्य, यह सिविल न्यायालय की शक्ति है, इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत करना है। यह सिविल न्यायालय की शक्ति है, इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत करना है। यह सिविल न्यायालय की शक्ति है, इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत करना है। इसके अनुसार यदि किसी न्यायालय ने, इसके अनुसार यदि किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहते हुए, यदि किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहते हुए कोई निर्णय सुनाया है, कोई निर्णय सुनाया है, तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद 12, 13 इन सबसे जुड़ी हुई तमाम बातों की चर्चा कर ली। अब हम लोग फंडामेंटल राइट के क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 से 32 के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले मूलाधिकारों का वर्गीकरण कि कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन वर्तमान संविधान में अब केवल 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। क्यों केवल 6 बचे हैं? क्योंकि संपत्ति का अधिकार, जो पहले एक फंडामेंटल राइट था, ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट था और आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत लिखा हुआ था, दो जगहों पर लिखा हुआ था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) था। तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसे आर्टिकल 300A में भाग 12 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं हम लोग, भाग 12 के अंतर्गत वर्णित कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 1978 से पहले यह फंडामेंटल राइट था और अब यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, इसका दर्जा कम कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार का दर्जा कम कर दिया गया। पहले यह मूल अधिकार था और अब यह संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या अंतर आया और क्यों किया गया? दो बातें। क्यों किया गया, पहले इस बात का स्पष्टीकरण लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमें भूमि सुधार करना था। भूमि सुधार का अर्थ था कि सरकार ने यह निश्चय किया कि भाई संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्रामीण परिवार के पास खेती योग्य जमीन का टुकड़ा अवश्य हो, क्योंकि तभी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा और तभी सबको आजीविका के साधन मिलेंगे। अब न्याय योग्य वितरण, न्यायपूर्ण वितरण हो कैसे? इसके लिए जमींदारी व्यवस्था खत्म की गई, क्योंकि जमींदारों ने किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था, तो जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। बहुत सारे लोगों ने अकुत संपत्तियां अर्जित कर रखी थी, तो अधिकतम सीमा कानून बना दिया गया कि भाई कोई व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज़्यादा संपत्ति अपने पास नहीं रख सकता। इस तरीके से जितनी संपत्तियां सरप्लस हुई जमींदारी से, अधिकतम सीमा कानून से, वो सब राज्य की संपत्तियां हो गई। अब राज्य ने उनको ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवारों में न्यायपूर्ण तरीके से बांटना शुरू कर दिया। इसको भूमि सुधार कहा गया, लैंड रिफॉर्म कहा गया। स्वतंत्रता के बाद लैंड रिफॉर्म हमारा मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अब जब राज्यों ने, चूंकि लैंड राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बना करके इसे लागू करना शुरू किया। लेकिन संपत्ति का अधिकार तो फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। इसलिए जब संपत्तियां जमींदारों से, बड़े बड़े लोगों से छीनी जाने लगी, तो उनके पास पैसे भी थे, उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा करना शुरू कर दिया। हर हाईकोर्ट के अपने अलग अलग फैसले आने लगे। हालांकि इसका समाधान किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया और तमाम बातें हुई, लेकिन यह देखा गया कि सभी राज्य भूमि सुधार को लेकर के बहुत प्रभावी तरीके से, सक्रिय तरीके से कदम नहीं उठा पाए। कुछ राज्यों में भूमि सुधार थोड़ा ठीक तरीके से लागू किया गया, कुछ राज्यों में बहुत ही घटिया तरीके से लागू किया गया, कुछ राज्यों ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं उठाई। संविधान लागू होने के 20-25 साल के बाद भी, 20-25 साल के बाद भी अगर लैंड रिफॉर्म हुआ होता तो नक्सलवाद जैसी समस्या जन्म ही नहीं लेती। तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने ये तय किया कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में है और यही सारी समस्या की जड़ है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा देते हैं। संविधान में बना रहेगा, एक संवैधानिक अधिकार के रूप में बना रहेगा, मूल अधिकार के रूप में हट जाएगा, तो राज्यों के पास भूमि सुधार करने के लिए अधिक अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार से हटाने का निर्णय ले लिया गया और उसे मूलाधिकारों से हटा दिया गया और उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यानी संविधान में तो लिखा है लेकिन मूलाधिकार में नहीं रहेगा। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि जब तक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तब तक अगर किसी की भी संपत्ति ली जाती थी तो वो सीधे हाईकोर्ट चला जाता था, सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। अब सिविल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो पहले निचली अदालत में जाना पड़ेगा जिस क्षेत्र में मुकदमेबाजी आती है, जिस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसे पहले हाईकोर्ट जाते थे, हाईकोर्ट स्टे कर देता था, जब तक मैं मामला नहीं सुनूं तब तक संपत्ति का कुछ नहीं होगा। अब मुकदमा सुने जा रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए भूमि सुधार को आसान बनाने के लिए, सरल तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया। तो अब 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं। 6 फंडामेंटल राइट में कौन कौन से मूलाधिकार हैं? सबसे पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यह है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यह है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 दो अनुच्छेदों में। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यह है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यह है आर्टिकल 29 और 30। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं जो
हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किए गए हैं, भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। अब एक एक करके इन सारे फंडामेंटल राइट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनकी जो व्याख्याएं हैं प्री और मेन दोनों नजरिए से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समता का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, सब बराबर होंगे क्योंकि ईश्वर की नज़र में सब बराबर, तो कानून की नज़र में भी सब बराबर होने चाहिए। किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ भेदभाव, हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो भेदभाव की बात करते हैं, यहाँ एक तरीके से होता है कि समता का मतलब हमने आपको बताया था कि हर तरीके के भेदभाव का अंत करना है, विशेषाधिकारों का अंत करना है और सबके साथ समान व्यवहार करना है। इसी को समता कहते हैं, इसी को इक्वालिटी कहते हैं कि हर तरीके के भेदभाव का अंत हो। कैसा भेदभाव? जो आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है, जो कृत्रिम रूप से हम बना सकते हैं। जैसे एक तो होता है इनइक्वालिटी है, एक असमानता है, नेचुरल इनइक्वालिटी है ना। नेचुरल इनइक्वालिटी है, नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है कि ईश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। किसी को पुरुष के रूप में बनाया है, किसी को स्त्री के रूप में बनाया है, किसी को अच्छी हाइट दी है, किसी को अच्छी लंबाई दी है, किसी को कम लंबाई दी है, किसी को खूब तंदुरुस्त बनाया है, किसी को ठीक ठाक। तो ये एक तरीके की ये नेचुरल ड्रिवन है, नेचर गिवन है। तो हम लोग इसको इनइक्वालिटी में नहीं गिनते, असमानता में नहीं गिनते। इनइक्वालिटी में तब गिनते हैं जब हम आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव शुरू कर देते हैं। तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, तुम्हारी जाति में उपजाति क्या है, तुम छोटी वाली उपजाति के हो, मैं बड़ी वाली उपजाति का हूँ। ये तो भगवान ने नहीं बनाया, ये तो हमने बनाया। तो ये भेदभाव है जाति के आधार पर। तुम इस धर्म के हो, मैं इस धर्म का हूँ, तो धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। ये तो भाई कृत्रिम है, ये तो आर्टिफिशियल है, गलत बात है, नहीं होगा। तुम्हारा रेशियल, तुम दूसरे रेस के हो, हम दूसरे रेस के हैं, तुम्हारी वंश परंपरा दूसरी है, हमारी वंश परंपरा दूसरी है, तुम चपटी नाक वाले लोग हो, हम चपटी नाक वाले लोग नहीं हैं। तो इस तरीके से है ना, रेशियल मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो जब इस तरीके से भेदभाव शुरू किया जाए, तुमको ज़्यादा संपत्ति दी जाए, किसी को कम दिया जाए, किसी को ज़्यादा दिया जाए, तो जब कृत्रिम रूप से ये असमानता पैदा की जाती है, तो हम लोग जो समता के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ इसे कृत्रिम असमानता को ही समाप्त करने की बात है कि भाई ईश्वर ने सबको इंसान के रूप में बनाया है, मनुष्य के रूप में बनाया है, तो मनुष्य के रूप में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी को विशेषाधिकार देकर के और किसी को कम अधिकार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम लोग आचरण की बात करते हैं तो इसी को समता कहते हैं। उद्देशिका में हम लोग लिख चुके हैं समता का अर्थ हर प्रकार के भेदभाव का, असमानता का अंत करना है। यही समता है, सभी के साथ समान व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। अब कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 14 है, ये कहा जाता है कि आर्टिकल 14 ये समता के अर्थ को बताता है। अब यहाँ जो समता का अर्थ है वो टेक्निकल है। हमने बताया जो समता का अर्थ, हमने परिभाषा बताई कि समता के अर्थ का मतलब है सभी प्रकार के असमान व्यवहारों, भेदभावों का अंत करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये समता है, इक्वालिटी है। तो लेकिन यहाँ जो समता का अर्थ है वो टेक्निकल अर्थों में है। कैसे है अभी बताते हैं। और आर्टिकल 15 से लेकर के 18, क्योंकि आर्टिकल 14 से 18 है, तो 15 से लेकर के 18 तक ये समता का विशिष्ट उदाहरण है। तो कैसे ये सारे विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं, इंस्टांस दिए गए हैं, एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समता का अर्थ समझते हैं, इक्वालिटी का अर्थ समझते हैं, जो आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 14 कहता है कि जो समता के अधिकार हैं, राइट टू इक्वालिटी है, वो सबको मिलेगा, देश में सबको मिलेगा। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं। हमने जब नागरिकता पढ़ी थी तो हमने उसमें बताया था कि कौन कौन से अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इन 5 अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे, एलियंस को नहीं मिलेंगे, जो विदेशी लोग भारत की धरती पर हैं उनको नहीं मिलेंगे, केवल और केवल नागरिकों को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा इन 5 अनुच्छेदों के अलावा, कौन कौन से 5 अनुच्छेद? 15, 16, 19, 29 और 30। इन 5 अनुच्छेदों के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी अनुच्छेदों में वर्णित अधिकार हैं, वे सभी को उपलब्ध होंगे, चाहे वे भारत के नागरिक हों या ना हो। भारत के नागरिकों को भी मिलेंगे, विदेशियों को भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तो जैसे समता का अधिकार है तो सबके लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि नागरिकों के लिए केवल 5 है, हमने बताए 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये अधिकार सबको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आर्टिकल 14 कहता है, और कैसे पता चलता है? उसकी भाषा से पता चलता है। आर्टिकल 14 कहता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी व्यक्तियों को दिए जाएंगे अधिकार, केवल नागरिकों को नहीं, पूरे देश के भीतर दिए जाएंगे। और कैसे दिए जाएंगे? कि विधि के समक्ष समता, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, पूरे भारत देश के भीतर किसी को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। दो चीजों से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, दो चीजों से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। पहला, विधियों के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधियों के समक्ष समता का मतलब क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है?
जो विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और जो विधियों के समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। इसी को विधि के समक्ष समता कहेंगे, कि कानून की दृष्टि में सब समान है, कानून की दृष्टि में सब बराबर है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधियों के समान संरक्षण का आशय है कि ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है, विधियों का समान संरक्षण। ध्यान से सुनना इसको, ये तो आसान है कि भाई कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है कि एक समान परिस्थिति में कानूनों का पालन एक जैसा होगा। एक समान परिस्थिति में कानूनों का पालन एक जैसा होगा। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो कानूनों के पालन में अंतर आएगा, कानूनों का पालन दूसरी तरीके से होगा। लेकिन जब तक वो परिस्थितियां समान रहेंगी तब तक कानून समान तरीके से लागू किए जाएंगे। जैसे परिस्थितियां बदलेंगी फिर कानून का पालन बदल जाएगा। तो जो इक्वल्स हैं वो शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो समान लोग हैं वो एक तरीके से ट्रीट किए जाने चाहिए। जो एक समान लोग हैं वो एक तरीके से ट्रीट किए जाने चाहिए। असमान लोगों के साथ अलग तरीके का बर्ताव होगा, लेकिन उनमें जो एक समान लोग हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। तो भाई सारी महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था हो गई, तो वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हो गई। या इसको और दूसरे तरीके से समझो, जैसे अनुसूचित जाति हैं, तो हम जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अनारक्षित वर्ग इस तरीके से बांट दिया गया कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से इस तरीके से बांट दिया गया। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रिजर्वेशन दे दिया गया कि भाई तुमको नौकरियों में प्रवेश के लिए भी रिजर्वेशन मिलेगा, और एक बार प्रवेश पा जाओगे तब भी रिजर्वेशन मिलेगा, तुमको पदोन्नतियों में भी रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा हुआ ऊपर जाने में रिजर्वेशन नहीं रखा, तो कह दिया कि भाई तुमको पदोन्नतियों में भी रिजर्वेशन मिलेगा। पदोन्नति में रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, एक बार नौकरी में प्रवेश का रिजर्वेशन मिल गया, एनफ है, वो पर्याप्त है। पदोन्नतियों में रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए संविधान में संशोधन करके लिख दिया गया कि उनको प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब देखो, विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को ही प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको केवल प्रवेश में रिजर्वेशन मिलेगा, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो महिलाएं हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन किसको मिलेगा? केवल और केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे रिजर्वेशन की, क्योंकि रिजर्वेशन हमारे देश में एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तार्किक तरीके से तो इस पर बात हो ही नहीं पाती, क्योंकि तार्किक तरीके से बात करो तो जिसको रिजर्वेशन मिला है उसको बुरा लग जाता है। उसे लगता है कि अच्छा आपको नहीं मिला इसलिए आप परेशान है। भाई हमको तो चाहिए ही नहीं, हमको बैसाखी थोड़ी चाहिए, हम इतने पंगु नहीं है कि बैसाखी के सहारे चलेंगे। कोई देता भी तो मैं लात मार के भगा देता, हटा देता कि नहीं चाहिए हमको, बैसाखी नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, कुछ जो कमजोर वर्ग हैं उन कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए, कमजोर वर्गों के हितों के लिए रिजर्वेशन की जरूरत होती है। ये बात तय है और ये बात होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि सिर्फ और सिर्फ कमजोर वर्गों के लिए मिल रहा है या नहीं? क्या ऐसे लोगों को तो लाभ नहीं मिल रहा है जिन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए? अंधा बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, ये वाली कहावत तो नहीं चरितार्थ हो रही है, और ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। मैं रिजर्वेशन का पुरजोर पक्षधर हूं, खूब बड़ा समर्थक हूं, लेकिन शर्त है, शर्त यह है कि रिजर्वेशन का लाभ केवल उन्हें मिलना चाहिए जो उसके वास्तविक हकदार है। रिजर्वेशन का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए जो उसके हकदार नहीं है, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। जैसे पदोन्नतियों में दिया जाने वाला आरक्षण पूरी तरीके से व्यर्थ है, निरर्थक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केवल और केवल राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की मुहिम है, राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक एजेंडों को पूरा करने की मुहिम है। इसका बल्कि सिविल सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा जूनियर प्रमोट होकर के हमारा सीनियर बन जाता है, जिंदगी भर हमारा सीनियर बना रहता है। हम सीनियर थे, हम उसकी जिंदगी भर जूनियर बने रहेंगे। ये कौन सी व्यवस्था है? और योग्यता के आधार पर नहीं, केवल जाति के आधार पर। अब लो, एक और हमारा संविधान कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इन सब चीजों पर रोक लगाता है। और दूसरी ओर आप जाति के आधार पर इस तरीके से प्रमोशन देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो ये तरीका तर्कसंगत नहीं है। तो प्रमोशन में तो रिजर्वेशन ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। प्रवेश में ठीक है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, इन सबको जो एंट्री के लेवल पर रिजर्वेशन दिया गया है, प्रवेश के लेवल पर रिजर्वेशन दिया गया है, वो तर्कसंगत है, वो उचित है, क्योंकि समाज के वल्नरेबल सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है और दिया जाना चाहिए। लेकिन पदोन्नतियों में रिजर्वेशन लॉलीपॉप है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक तरीके से बांटा गया है, प्रावधान किया गया है। तो अब मैं यहाँ पर ये समझा रहा था कि वो आएंगे, हम लोग रिजर्वेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि इसका मतलब यह नहीं कि कानूनों का एक जैसा संरक्षण होगा, इसका यह मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक समान परिस्थिति में कानूनों का एक समान पालन होगा। एक समान परिस्थिति में कानूनों का एक समान पालन होगा। जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन है तो वो केवल अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए है, तो केवल उन्हीं के लिए मिलेगा। जैसे ही कोई पिछड़ा वर्ग आएगा, पिछड़े वर्ग को ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे ही कोई अनारक्षित वर्ग आएगा, अनारक्षित वर्ग को ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन केवल अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि उनकी कंडीशन एक जैसी है, ऐसा माना गया। तो समान परिस्थितियों में कानूनों का समान पालन होगा, समान परिस्थितियों में कानूनों का समान पालन होगा। इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दो तरीके के
प्रावधान हैं जो समता के अर्थ के बारे में बताते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता के अंतर्गत वर्गीकरण किया जा सकता है। पहले भी उच्चतम न्यायालय ने कहा था, काठी रेनिंग का केस था। अभी भी उच्चतम न्यायालय ने कहा है, अभी जो अनुसूचित जातियों जनजातियों में सब क्लासिफिकेशन का मामला है, ये भी बड़ा विवादित हो गया। तो देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता के अधिकार को लागू करने के लिए वर्गीकरण का सहारा लिया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब है कौन पिछड़ा है, कौन नहीं है, कौन अनुसूचित जाति का है, कौन नहीं है, कौन उनमें भी ज्यादा पिछड़ा है, ये सब वर्गीकरण कहलाता है। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन, इस तरीके का वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। न्यायालय का कहना है कि ये वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, और इस बोधगम्य अंतरक का वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ युक्त युक्त संबंध होना चाहिए। न्यायिक व्याख्या है, लेकिन कहने का मतलब है तर्कसंगत तरीके से होना चाहिए। अगर तर्कसंगत नहीं होगा तो न्यायालय इसको रद्द कर देगा, सीधी सी बात है। न्यायालय ने पहले भी कहा है और अभी देवेंद्र सिंह के मामले में भी न्यायालय ने इस बात को रिपीट किया है, जिसमें अभी 2024 का केस है, जिसमें सब क्लासिफिकेशन की परमिशन दी गई है। तो पहली बात कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता के अधिकार को लागू करने के लिए वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर मनमाने तरीके से कोई कार्य किया जाएगा तो उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है, ईपी रोयप्पा का केस है, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु का केस है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी वर्गीकरण मनमाने तरीके से किया जाएगा या कोई भी कार्य मनमाने तरीके से किया जाएगा तो वह समता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि समता और मनमानापन, इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। न्यायालय का जजमेंट है कि समता और मनमानापन दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। इसलिए अगर मनमाने तरीके से कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वो किस मूलाधिकार के अगेंस्ट होगी? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे दे दिया। तो मनमाने तरीके से कोई कार्यवाही की गई तो वो किसके विरुद्ध होगी? समता के अधिकार के विरुद्ध होगी, इक्वालिटी के अगेंस्ट होगी। तो लिखो समता के अधिकार की व्याख्या, लिखाते हैं आपको, हेडिंग लिखो समता के अधिकार की व्याख्या, उसमें अर्थ भी आ जाएगा और बाकी और व्याख्या भी लिख लेंगे, जो बाकी समझाई है मैंने वो भी लिख लेंगे। लिखो समता के अधिकार की व्याख्या, लिखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 समता के अधिकार की व्याख्या करता है, समता के अधिकार का अर्थ बताता है, समता के अधिकार का अर्थ समझाता है, समता के अधिकार का अर्थ समझाता है। इसके अनुसार यह अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है। समता के अधिकार का अर्थ है, समता के अधिकार का अर्थ है कि, समता के अधिकार का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा, समता के अधिकार का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा विधि के समक्ष समता, किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता एक आंग्ल अवधारणा है, विधि के समक्ष समता एक आंग्ल अवधारणा है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि विधि की दृष्टि में सभी समान है, इसका अर्थ है कि विधि की दृष्टि में सभी समान है, कानून की नजर में सब बराबर है। पैरा चेंज करके लिखो, विधियों का समान संरक्षण एक अमेरिकी अवधारणा है, विधियों का समान संरक्षण एक अमेरिकी अवधारणा है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार, एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार, अर्थात अर्थात समान परिस्थिति में अर्थात समान परिस्थिति में कानूनों का पालन समान तरीके से होगा, समान परिस्थिति में कानूनों का पालन समान तरीके से होगा। तो ये अमेरिकी अवधारणा है, ये अमेरिकी अवधारणा है। पैरा चेंज करके लिखो, इस प्रकार भारत में समता का अधिकार अत्यंत व्यापक है, भारत में समता का अधिकार अत्यंत व्यापक है और यह अमेरिकी एवं ब्रिटिश दोनों दृष्टिकोणों को समाहित करता है, और यह अमेरिकी एवं ब्रिटिश दोनों दृष्टिकोणों को समाहित करता है। पैरा चेंज करके लिखो, उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर व्याख्याओं के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर व्याख्याओं के माध्यम से अनुच्छेद 14 को और विस्तार प्रदान किया है, समता के अधिकार को या अनुच्छेद 14 को और विस्तार प्रदान किया है।
न्यायालय ने कहा है कि समता के अधिकार को लागू करने के लिए, न्यायालय ने कहा है कि समता के अधिकार को लागू करने के लिए वर्गीकरण का सहारा लिया जा सकता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ब्रैकेट में लिख लो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सहारा लिया जा सकता है, किंतु ऐसा वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए। किंतु ऐसा वर्गीकरण युक्त युक्त होना चाहिए। रीजनेबल है अच्छा शब्द, रीजनेबल होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए। इसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए, इसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और मनमानापन, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और मनमानापन परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। समता और मनमानापन परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। पैरा चेंज करके लिखो, न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक नियम, न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक नियम, विधि के शासन जैसी अवधारणाओं को, न्याय के प्राकृतिक नियम, विधि के शासन जैसी अवधारणाओं को अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में निहित माना है, आर्टिकल 14 में निहित माना है। यह हो गया समता का अधिकार। अब इसके बाद आर्टिकल 15 है, यह है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी भेदभाव प्रतिबंधित है, इन आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित है, भेदभाव नहीं हो सकता। किसके साथ नहीं हो सकता, कौन नहीं कर सकता? आर्टिकल 15 में कई क्लॉज हैं, 1 2 3 4 5 6, छोटे छोटे कई क्लॉज हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य उपर्युक्त आधारों पर, कौन से आधार? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। राज्य उपर्युक्त आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। साफ साफ लिख दिया गया, साफ साफ कह दिया गया कि भाई राज्य, राज्य का मतलब वही आर्टिकल 12, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, राज्य उपर्युक्त आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ, अब देखो यहां नागरिक हो गया, आर्टिकल 14 में व्यक्ति था, आर्टिकल 14 में व्यक्ति था तो सबको मिला हुआ था अधिकार। आर्टिकल 15 में व्यक्ति नहीं लिखा गया, आर्टिकल 15 में नागरिक लिख दिया गया कि राज्य किसी नागरिक के साथ उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है। 15 क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य उपर्युक्त आधारों पर निम्नलिखित स्थानों का प्रयोग, या इसको ऐसे लिखिए, दूसरे तरीके से लिखिए, राज्य हटा करके उपर्युक्त आधारों पर, उपर्युक्त आधारों पर निम्नलिखित स्थानों का प्रयोग करने में कोई नागरिक किसी अयोग्यता या शर्त आदि के अधीन नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? एक बात तो यह कह दी गई कि भाई राज्य किसी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान जहां पैदाइश है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पहले प्रचलन में था, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, तो उससे पहले भी भारत में तरह तरह से जाति के आधार पर भेदभाव तो आज भी आपको दिख जाता है, समाज में दिख जाता होगा। लिंग के आधार पर भेदभाव आज भी बहुत सारे ग्रामीण समाज में आपको ऐसे परिवेश में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बच्चियों की शिक्षा पर उतना फोकस नहीं करते जितना बच्चों की शिक्षा पर फोकस करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है तो सुधार आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे परिवेश में लोग मिल जाएंगे, आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। परिवार में ही बच्चियों और बच्चों के जो अधिकार हैं उनमें समान अधिकार नहीं है, अधिकारों में अंतर है। आज भी आपको ग्रामीण परिवेश में या बहुत दूर दराज क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेंगी, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समाज में भी ना हो और राज्य खुद तो करे ना, राज्य तो खुद तो नहीं करेगा, और राज्य ये देखेगा कि भाई समाज में भी ना होने पाए, तो ये जिम्मेदारी राज्य की है कि वो ये सुनिश्चित करे। लेकिन इन आधारों पर तरह तरह के भेदभाव होते रहे हैं, तो उन सारे तरीके के भेदभावों का अंत हो। कैसे हो? उसके लिए जैसे दुकान है, होटल है या रेस्टोरेंट है,
या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हैं, ये सब पहले जो दुकान थे, होटल थे, रेस्टोरेंट थे, इनमें बड़ा भेदभाव होता था। जो समाज में जिनको नीची जातियां कह देते थे, उनको होटल में जाने नहीं देते थे, उनको रेस्टोरेंट में जाने नहीं देते थे, दुकान से सामान नहीं खरीदने देते थे, जिन दुकान से वो सामान खरीदते थे फिर बाकी लोग नहीं खरीदते थे, तरह तरह के भेदभाव थे। तो इन सब पर प्रतिबंध हो कि भाई धर्म, मूलवंश, जाति, इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के प्रयोग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुआं, कुएं से पानी भरने से रोका जाता था, तालाब से पानी भरने से रोका जाता था, स्नान घाटों पर स्नान करने नहीं दिया जाता था। पहले तो आज की तरीके से सुविधाएं नहीं थी, तो लोग सार्वजनिक स्नान घाटों पर ही स्नान करने के लिए जाते थे। तो कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क हो गई, सड़क पर चलने से रोक दिया जाता था। ऐसी ऐसी प्रथाएं प्रचलन में थी कि अगर समाज के कुछ लोग थे जिनको लोगों ने कह दिया कि भाई ये अछूत हैं, तो अब अगर वो सड़क पर चल रहे हैं और दूसरी ओर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है जो अछूत नहीं है, ऊंची जाति का है, तो जो जिनको अछूत घोषित किया गया वो सड़क से उतर कर पटरियों पर खड़े हो जाएंगे, चप्पल उतार के खड़े हो जाएंगे। वैसे चप्पल पहनने का हक नहीं है, लेकिन मान लो पहन लिया, चप्पल उतार के खड़े हो जाएंगे। जब तथाकथित ऊंची जाति के लोग निकल जाएंगे फिर वो चप्पल पहन के जाएंगे। आज के समय में ये बातें बड़ी अजीब सी नजर आती हैं कहने में और सुनने में, लेकिन यकीन मानो इस तरीके के भेदभाव प्रचलन में रहे हैं। अभी मैं आपको 2016-17 की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, बड़ा भयंकर सूखा था। तो जो वहाँ कुआं था, उस कुएं पर जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे उनका कब्जा था। ये भी 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे, तथाकथित ही हैं, वो ऊंचा और नीचा कैसा, भगवान ने तो बनाया नहीं जाति, जाति तो हमने बनाई है। एक नवजात शिशु है, नया जन्मा शिशु है, उस शिशु को देख करके कोई बताओ कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कोई नहीं बता सकता। बड़े से बड़े शंकराचार्य को बुला लीजिए, बड़े से बड़े मौलवी को बुला लीजिए, बड़े से बड़े फादर और पोप को वेटिकन सिटी से बुला लीजिए, एक नवजात शिशु को देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसका धर्म क्या है और उसकी जाति क्या है। तो ये सब हमारे द्वारा बनाए गए आडंबर हैं, ये सब हमारे द्वारा बनाई गई खोखली बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब चूंकि समाज में वर्षों से चली आ रही हैं, तो अब उनके खिलाफ आवाज़ कौन उठाए, सवाल ये है। हम जैसे कुछ चंद लोग आवाज़ उठा सकते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती, क्योंकि सब तो जाति से चिपके हुए हैं, सब तो धर्म से चिपके हुए हैं। तो जब जाति और धर्म से इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो हम जैसे लोगों की बात कौन सुनेगा। वो एलियन घोषित, हम जैसे लोगों को एलियन घोषित कर दिया जाता है कि ये एलियन है, ये हमारे बीच का व्यक्ति नहीं है, हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है। हमारे समाज का व्यक्ति वो है जो धर्म से चिपका हुआ है, धर्म के अफीम का नशा रोज ले रहा है। हमारे बीच का व्यक्ति वो है जो जाति से चिपका हुआ है, जाति के अफीम का नशा रोज ले रहा है। तो अब समाज तो ऐसा हो चुका है, ये बड़ी चिंता की बात है। तो मैं बता रहा था आपको कि 2016-17 की बात है, एग्जैक्ट सन मुझे नहीं आता रहा है, इसी की बात, गर्मियों का दिन था और सूखे का समय था। जो समाज के तथाकथित जिनको नीची जाति कह दी गई, अब उनके पास पानी पीने का संकट था। तो वहाँ जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, वे उस कुएं पर पानी भरने चली गईं जिनको तथाकथित उच्च जातियों का कुआं माना जाता था, उच्च जातियों के नियंत्रण में है वो कुआं। भाई वहाँ जो तथाकथित उच्च जातियों के जो नौकर चाकर थे, उन्होंने उन महिलाओं को धक्के मार के बाहर कर दिया, खबरदार पानी नहीं भरना। महिलाओं ने बड़ी विनती की कि साहब पानी नहीं है, बच्चों के पास घर में पीने के लिए पानी नहीं है, एक बाल्टी भर लेने दो, तुम भर के निकाल लो, हमारे में भर दो, कैसे भी कर दो, पानी दे दो। दिल नहीं पसीजा, क्योंकि इंसान नहीं, पत्थर है। जाति धर्म मनुष्य को पत्थर बना देता है, इंसान नहीं बनाता। इसलिए मैं जाति धर्म इन सारी चीज़ों का धुर विरोधी हूँ, क्योंकि ये मनुष्य को इंसान नहीं बनाते, ये मनुष्य को पत्थर बना देते हैं। अपने ही पड़ोसी का गला काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, जिनके साथ चाय पीते हैं, जिनके साथ खाना खाते हैं, जाति और धर्म के नाम पर पड़ोसी का गला उतारने में संकोच नहीं करते। तो ये सब इंसानियत को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। एनीवे, तो भाई उन महिलाओं को वहाँ से मार के भगा दिया गया। जो पुरुष सदस्य थे, जब शाम को मजदूरी वगैरह करके लौटे, उन्हें पता चला कि भाई घर में पीने का पानी नहीं है, बच्चे प्यास से परेशान हैं, और जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं उनके पास कुआं है, उसमें पानी भी है, वो पानी भरने नहीं दे रहे हैं। तो लगभग 39-40 साल का एक व्यक्ति, उस परिवार का एक व्यक्ति, इस प्रतिक्रिया में उसने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। वैसे ही जैसे दशरथ मांझी ने, बिहार के आप जानते हैं, पत्थर तोड़ करके हथौड़ियों और छेनी से रास्ता बना दिया, वैसे ही उस व्यक्ति ने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया पानी की खोज के लिए। पथरीला इलाका था, लोगों ने कहा पागल है, पागल हो गया है। 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद, लगातार 18 दिन पत्थर तोड़ने के बाद उसे पानी का स्रोत मिल गया। अब ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है। एक जो भेदभाव आज भी है समाज में, वो तो है ही है, यानी संविधान हमें समता का अधिकार देता है, वो कागजों में अधिक है, जमीन पर लागू हुआ है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, अभी भी समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या लोगों के दिमाग में है, तो इसलिए समस्या है। एक बात। दूसरी बात, इसका दूसरा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अगर एक अकेला आदमी 40 दिन पथरीले इलाके में पत्थर तोड़कर पानी का स्रोत खोज सकता है, तो इसका मतलब पानी का स्रोत बहुत नीचे तो नहीं था। इसका मतलब तो यह है कि पानी का स्रोत बहुत नीचे तो नहीं था, और अगर पानी का स्रोत बहुत नीचे नहीं था, तो फिर काहे की सूखे की स्थिति उस क्षेत्र में, यह काम तो राज्य सरकार की मशीनरी कर सकती थी। उस क्षेत्र के जिलाधिकारी और अधिकारी कर सकते थे कि पानी के स्रोत खुदवा देते और लोगों के लिए सिंचाई का साधन, पीने का पानी। जब 18 दिन की खुदाई करने के बाद एक आदमी ने जब पानी का स्रोत निकाल लिया, कितना कितना गहरी खुदाई कर पाएगा पथरीले इलाके में, तो इसका मतलब पानी का स्रोत बहुत नीचे नहीं था। इसका मतलब बेहद अकर्मण्य सरकार, अकर्मण्य जिलाधिकारी, अकर्मण्य एसडीएम, अकर्मण्य ग्राम प्रधान, अकर्मण्य लेखपाल, अकर्मण्य पंचायत सदस्य, अकर्मण्य विधायक, अकर्मण्य सांसद, सब तो है ना। अकर्मण्य पुलिस कि उसने इस भेदभाव को रोका नहीं कि पानी पीने से कैसे तुम मना कर सकते हो, पानी लेने से कैसे मना कर सकते हो। पूरा का पूरा सिस्टम इंपोर्टेंट, पूरा का पूरा सिस्टम नपुंसक, अकर्मण्य, राज्य की सरकार से लेकर के और ग्राम प्रधान तक।
विधायक, सांसद, सबके सब अकर्मण्य, क्योंकि एक व्यक्ति ने 18 दिन की मेहनत से पानी की खुदाई कर दी। और जब पानी का स्रोत निकला तो मीडिया भी पहुंच गया फोटो खिंचाने, जिलाधिकारी ने 5,000 रुपए का इनाम भी भिजवा दिया तहसीलदार के जरिए। अरे इसके पहले कहां सब मर गए थे? इसके पहले भी तो तुम्हारे पास इतनी तमीज होनी चाहिए। सर्वे डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास, सर्वे करके पता लगा लेता है पानी कहां है कहां नहीं है। क्यों नहीं तुम पानी का स्रोत खोज पाए? क्यों तुमने उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया? क्यों? क्योंकि सूखा घोषित करने से ऊपर से कमाई आती है, धन आता है, बंदर बांट होता है, खूब पैसा बढ़ता है। जितना पैसा आता है जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार, लेखपाल, जिलाधिकारी से लेकर ऊपर तक मंत्री तक सब खाते हैं। पैसा आता है तो बढ़ता है। तो ये ज्यादा अच्छा है, सूखा घोषित कर दो। काहे को मेहनत करके 5 फीट 6 फीट नीचे पानी का स्रोत ढूंढे? ये है इस देश का अकर्मण्य प्रशासन और शासन तंत्र। ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं मैं, 7-8 साल पुरानी घटना महाराष्ट्र की बता रहा हूं, नेट पर सर्च करो मिल जाएगा। तो जो समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी दिया गया, वो राइट टू इक्वालिटी लागू करने का प्रयास खूब किया गया है। काफी हद तक समता लाई गई है देश में। पहले बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था, अब भेदभाव कम हो चुका है, काफी कुछ कम हो चुका है, लेकिन बना हुआ है। एक सीरियल आता था, एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते टीवी पर, मैंने तो देखा नहीं, कभी कभी मैंने उसकी कुछ क्लिप देखी है। तो उसमें एक क्लिप मैंने देखी, तो उसमें यहाँ मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में एक जिला, वहाँ के एक जिलाधिकारी थे, वो आकर के अपनी व्यथा सुना रहे थे कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य थे, डीएम थे मुजफ्फरनगर में। एक दिन उन्होंने देखा कि भाई उनका जो चपरासी है वो उन्हें पानी पिलाता है और पानी पिला करके ग्लास अलग रख देता है, बाकी सब लोगों की ग्लास एक साथ रखता है, उनकी ग्लास अलग रख देता है। तो उन्हें लगा कि शायद वो ऐसा इसलिए करता है कि मैं डीएम हूँ, मैं जिलाधिकारी हूँ, इसलिए मेरी ग्लास अलग रखता है और उसे बाकी सबकी ग्लास एक साथ रखता है। तो उन्होंने उसे बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरी ग्लास अलग क्यों रखते हो, सबकी एक साथ रखा करो, मैं डीएम हूँ तो क्या हुआ। तो चपरासी ब्राह्मण जाति का था, उसने कहा साहब हम आपकी ग्लास अलग इसलिए नहीं रखते कि आप डीएम हैं, हम आपकी ग्लास अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि आप इस जाति के हैं। एक चपरासी की हैसियत देखिए जिलाधिकारी के सामने, ये जाति व्यवस्था का दंश है। उसे ये इतनी अकल नहीं थी कि जिलाधिकारी चाहे तो अभी अपनी अपनी कलम से तुम्हारी नौकरी खा जाए इस बात पर, लेकिन जाति व्यवस्था का दंश, जाति व्यवस्था का दंभ, जाति व्यवस्था का अहंकार इतना ज्यादा है कि उसने जिलाधिकारी के सामने कहने में संकोच नहीं किया। ये सत्यमेव जयते पर, ये यूट्यूब पर ये क्लिप मौजूद है, हमने वहीं से देखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे बुद्धिजीवियों का गढ़ कहते हैं, दिल्ली जेएनयू इसे बुद्धिजीवियों का गढ़ मानी जाती है। सत्यमेव जयते पर एक टीचर आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो अपनी व्यथा बता रही थी कि जब लंच का पीरियड होता है तो लंच के पीरियड में फैकल्टीज उनके साथ खाना नहीं खाती, वो अकेले खाना खाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे परिवार से आती हैं जिनकी माँ ने सर पर मैला ढोकर के अपने बच्चों को पढ़ाया है, सर पर मैला ढोकर के अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो वो ऐसे जाति से आती हैं, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी टीचर्स उनके साथ लंच नहीं करते। ये बुद्धिजीवियों की सभा है, ये मौजूद है, ये सब क्लिप सत्यमेव जयते की ये सब क्लिप यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये बुद्धिजीवियों की सभा के हाल है। तो भले ही संविधान कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध, लेकिन ये भेदभाव तो दिमाग में प्रवेश कर चुका है। जब तक यहां से नहीं निकलेगा तब तक प्रतिबंध कैसे लगेगा। तो एनीवे, तो इसीलिए आज ये सुनने में ये बातें आपको बड़ी अजीब सी लगती होंगी कि इन सारी चीजों के लिए प्रतिबंध क्यों लिखा गया, लेकिन मैंने ये घटनाक्रम आपको इसलिए बताया कि आज भी इस तरीके के उदाहरण, इस तरीके के घटनाक्रम हमारे देश में दिखलाई पड़ते हैं। तो इस तरीके के प्रतिबंधों को लगाना बेहद जरूरी था। कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थल आदि, तो इन सब का प्रयोग करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 का सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट ये कहता है कि भाई अब लिंग के आधार पर भी भेदभाव की मनाही की गई है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन मान लो अगर स्त्रियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना है, बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना है, तो अनुच्छेद 15 की कोई बात स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान करने से मना नहीं करेगी। जैसे भाई स्त्रियां वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे मान लो मेट्रो है, ट्रेन है, तो मेट्रो में ये मेट्रो इसी आधार पर चलती है कि मेट्रो का जो पहला कोच है दिल्ली में वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, उसमें केवल महिलाएं सफर कर सकती हैं। ऐसे ही कुछ ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए कोचेस रिजर्व किए गए हैं। तो अब कोई भी पुरुष ये क्लेम नहीं कर सकता कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, मैं तो इसी कोच में सफर करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 15 हमें समता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो हम तो इसी कोच में सफर करेंगे। नहीं क्लेम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15 की कोई बात उसे रोकेगी नहीं, कोई बात उसे मना नहीं करेगी। ये बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी यहां तक। इसके बाद फिर प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं अलग अलग। जैसे जो चौथा प्रावधान है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूचित, ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा चौथा खंड जोड़ा गया, चौथा क्लॉज जोड़ा गया, और ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष या अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है, कोई विशेष प्रावधान कर सकता है।
राज्य को ये अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन दे सकता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन दे सकता है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन दे सकता है। कहाँ? शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो जैसे उदाहरण के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के जो तमाम पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके पास इतने अवसर नहीं होते, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, अवसर नहीं होते कि वो अपने बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में भेजें या बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिला पाएं। तो ये आर्टिकल बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और जो समाज की पढ़ने का हक सबको है, पढ़ने का हक सबको है, और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं रही है, क्योंकि वंचित समूह में आते रहे हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने का हक मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो 5वां प्रावधान है, ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 द्वारा जोड़ा गया है और ये कहता है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये सारी बातें 4 से लेकर के, और ये कहता है कि मान लो, क्योंकि यहाँ जो रिजर्वेशन हमने बताया कि मान लो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण है तो कौन देगा? राज्य देगा। तो राज्य किसको देगा? कहाँ देगा? किन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण देगा? जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकार के अधीन काम करती हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देगा। लेकिन अब निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं का महत्व बढ़ रहा है, निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, तो निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में भी तो ये अपॉर्चुनिटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के बच्चों को मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए बच्चों को आरक्षण देने की बात कह दी गई। निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एसईबीसी यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यही आधार है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रवेश देने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा, रिजर्वेशन दिया जा सकेगा। किनको रिजर्वेशन दिया जाएगा? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको आरक्षण। किस चीज में आरक्षण? जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं, निजी क्षेत्र के कॉलेज हैं, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, उन सब में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और ये जो रिजर्वेशन है, ये बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ दिया गया। तो ये प्रावधान किया गया। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है यहां पर। इसका अपवाद यह है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत गठित संस्थाओं पर लागू नहीं होता। ये थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 30(1) है, वो कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको अपनी पसंद की शिक्षण संस्था बनाने और चलाने का अधिकार है। यानी कोई धर्म के आधार पर शिक्षण संस्था बनाई जा सकती है, चलाई जा सकती है। उसमें केवल विशेष धर्म के लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जैसे मदरसे चलते हैं। इसी तरीके से जो उसमें केवल एक विशेष धर्म के ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, दूसरे लोगों को नहीं दिया जा सकता। किसी एक भाषा के आधार पर शिक्षण संस्था चलाई जा सकती है। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये अधिकार देता है कि किसी धर्म विशेष के आधार पर शिक्षण संस्था बनाई और चलाई जा सकती है, किसी भाषा विशेष के आधार पर शिक्षण संस्था बनाई और चलाई जा सकती है। तो अगर ऐसी शिक्षण संस्था बनाई और चलाई जा रही है, तो उसमें इस तरीके का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब ये भी गलत बात है कि आरक्षण हर जगह मिलना चाहिए। अगर आरक्षण दिया गया है तो ऐसी जगह पर भी होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब तमाम तरीके के उसके पॉलिटिकल डायमेंशन भी होते हैं जब कोई काम सरकारें करती हैं। तो ये 5वीं बात है। 6ठी बात, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आर्थिक रूप से राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम 10% आरक्षण दे सकता है। अब यह रिजर्वेशन किसको दिया गया? यह रिजर्वेशन दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में, अभी लेटेस्ट है। यानी पहले यह प्रचलन में नहीं था, पहले ये प्रचलन में नहीं था, ये भी 2019 से आया है। और किसके लिए आया है? जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको तथाकथित उच्च जातियां कहते हैं। उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, आय के साधन नहीं है। कमाई का साधन नहीं है, तो जब कमाई का साधन ही नहीं है तो बच्चे पढ़े लिखेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए तो रिजर्वेशन सबको मिलना ही चाहिए। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं,
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े का मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरा तो मानना है, मेरा निजी व्यू है, हालांकि मेरे कुछ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का भी व्यू है कि जाति के आधार पर इस देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारी समस्याओं का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, बहुत सारी समस्याओं का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। आरक्षण का आधार केवल आर्थिक होना चाहिए। भाई हम किसी को पिछड़ा घोषित करते हैं, पिछड़ा घोषित करने के बाद हम कह देते हैं कि मान लो कोई जाति है, ए जाति है कोई, हमने कहा ये ए जाति पिछड़ी है, फिर हम कह देते हैं कि इस ए जाति में जो लोग 8 लाख से ऊपर कमाते हैं वो पिछड़े नहीं है क्योंकि वो क्रीमी लेयर है। यही तो कहते हैं, क्रीमी लेयर, मलाईदार परत। ए जाति को हमने पिछड़ा घोषित कर दिया। अब हमने कहा कि इस ए जाति में जिसको पिछड़ा घोषित कर दिया गया, इसमें जिन लोगों की कमाई सालाना 8 लाख रुपए से ऊपर है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब लो भाई, जब 8 लाख की कमाई से ज्यादा वाले लोग पिछड़े माने ही नहीं जाएंगे तो पूरी जाति को पिछड़ा क्यों घोषित कर दिया? पूरी जाति अपने के लोग अपने ऊपर पिछड़े का तमगा लगा के क्यों घूमे? हमको पिछड़ा घोषित भी कर दिया और हमको पिछड़ा का कोई लाभ भी नहीं, क्योंकि कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना परिवार की। तो काहे बात का पिछड़ा? तो किस बात का पिछड़ा? तो क्यों पिछड़ा घोषित कर रहे हो? तब हमको क्यों पिछड़ा घोषित कर रहे हो जब हम पिछड़े हैं ही नहीं, जब हमको पिछड़े का लाभ ही नहीं मिलना, जब हमको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलना? तो जब आर्थिक आधार पर ही तय करना है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर ही तय करना है कि कौन पिछड़ा है, तो भाई जाति को हटा दो चुपचाप और केवल आर्थिक आधार को मान लो, सब कवर हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। बिना मतलब जाति को पिछड़े का आधार घोषित कर रखा है, अतार्किक है पूरी तरीके से, दिमाग से सोचने वाली बात है कि कोई मतलब ही नहीं है अगर सोचा जाए तो। अगर हमने कहा कि ए जाति पिछड़ी है और हमने कहा कि ए जाति में से जो लोग 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं वो केवल पिछड़े माने जाएंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो लो भाई अजीब बात है, पिछड़े का तमगा लिए टहल रहे हैं कि हम पिछड़े हैं और पिछड़े का कोई लाभ भी नहीं, तो ये कौन सा पिछड़ापन है? ये तो गलत बात है। जाति के लोगों को विचार करना चाहिए कि बहुत गलत बात है। इससे तो ये तो शर्मनाक स्थिति है, ये तो द्वंद्व की स्थिति है। और जब आर्थिक आधार पर ही डिसाइड करना है कि कौन पिछड़ा है, जो 8 लाख से कम कमाएगा वही पिछड़ा है, तो भाई आर्थिक आधार ही घोषित कर दो पिछड़े का आधार, काहे को जाति के आधार पर पिछड़ा मानते हो? लेकिन इतनी तर्क बुद्धि हमारे देश के नेताओं में नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल अच्छी बातें हैं जो अच्छी बात हो नहीं सकती। तो जो बात इन लोगों ने की है वही पढ़ लेते हैं। तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है और 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग आर्थिक आधार पर कौन होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, ये सरकार डिक्लेयर करेगी। सरकार ने जो अभी डिक्लेयर किया है आर्थिक आधार पर पिछड़ापन, उसका मानदंड ये है कि सालाना 8 लाख रुपए से कम की कमाई होनी चाहिए। अगर शहर में मकान है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए। अगर गांव में जमीन है तो 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। अगर कोई ये शर्तें पूरी करता है तो उसे आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा और उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 है जिसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार पूर्वक की। तो 14, 15 दो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद आर्टिकल 16 आता है, तो ऐसे ही आर्टिकल 16 भी बहुत लंबा है, 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6। तो आज इतना ही रहने देते हैं, डिस्कशन टेक्निकल था, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आपके। कल आर्टिकल 16 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। चैट देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन चैट तो लगातार चल रहा था, चैट ऑन ही रहता है लेकिन मेरी निगाह नहीं जा पाती पढ़ाने के दौरान। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आप सबको भी थैंक यू। संविधान निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता, जरूरत क्या है? संविधान बदलना, संविधान निर्माण करना, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो सब बेकार की बातें करते हैं। इतना अच्छा संविधान है हमारा, काहे को बदलें और काहे को फिर से बनाएं? इसी को अच्छे तरीके से लागू करें, इतना बहुत है। अगर अच्छे तरीके से पालन कर लें संविधान का, संविधान में कमी नहीं है, कमी पालन करने में है। संविधान ने थोड़ी कहा था जाति के आधार पर आरक्षण दे दो, संविधान ने तो मना कर दिया था, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मना कर दिया था, भेदभाव नहीं करना। वो तो हमने किया ना, हमने जाति को आरक्षण का आधार बनाया, संविधान ने थोड़ी बनाया। हम चाहते तो आर्थिक आधार पर भी आरक्षण को आधार बना सकते थे। तो संविधान बुरा नहीं है, संविधान का पालन बुरा है। तो संविधान ना तो बदलने की जरूरत है और ना तो संविधान का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। ये सब बचकानी बातें हैं, ये सब अतार्किक बातें हैं, ये सब बुद्धिमत्तापूर्ण बातें नहीं है, इसलिए आप उन चक्करों में न पड़िए। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस दो बातें कहता है कि जो कार्यवाही है वो कार्यवाही हर कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए, न्यायसंगत होनी चाहिए और युक्तियुक्त होनी चाहिए, तर्क पर आधारित होनी चाहिए और सबको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। बस यही दो बातें हैं जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के रूप में जानी जाती है। ये माना जाता है कि ये न्याय का नियम है जिसको प्रकृति ने दिया है, सभी कार्यवाहियों में, सभी देशों में फॉलो होता है। PSIR ऑप्शनल कैसा है? बहुत अच्छा है। जितना पॉलिटी पढ़ रहे हैं सब PSIR में भी पढ़ना पड़ता है, तो पॉलिटी पढ़ोगे PSIR रिवाइज होगा, PSIR पढ़ोगे पॉलिटी रिवाइज होगा। IR भी पढ़ना पड़ता है, IR GS में पढ़ोगे तो PSIR तैयार होगा, PSIR पढ़ोगे तो IR तैयार होगा, GS का बड़ा हिस्सा तैयार हो जाता है। तो और भी सारे एथिक्स में फ़ायदा देता है, प्लेटो, अरस्तु, इन सब पर क्वेश्चन एथिक्स में भी आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में मदद देता है, जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, भूमि सुधार, हरित क्रांति, इन सब पर एक क्वेश्चन आप यहाँ अक्सर आता है GS के पेपर 3 में, ये सब PSIR में भी शामिल है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सब आपके GS के टॉपिक हैं, पढ़ना पड़ता है। एक क्वेश्चन PSIR में भी इस पर जरूर आता है, हर साल आता है।
तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, जीएस के चारों पेपर को कवर कर लेता है पीएसआईआर। आर्टिकल 19 और 20 अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने? अभी तो 16 भी नहीं पहुंचे, तुम 19 कैसे पहुंच गए? अभी तो मैं तो 15 पर ही हूँ, तुम 19 पहुंच गए। गजब पढ़ रहे थे भाई, कौन सी क्लास देख रहे थे? मैंने तो नहीं बताई आर्टिकल 19 20, अभी तो मैं 15 ही बता रहा हूँ, उसके बाद 16 17 18 तब आएगा 19। तुम किस क्लास में थे? मेरी क्लास में तो अभी 15 ही चल रहा है। मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। पीएसआईआर मैं ही पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का भी पेपर होता है, कंपलसरी होता है, क्वालिफाइंग होता है, 25% मार्क्स पाने होते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल भी अच्छा है, ऑप्शनल सारे अच्छे हैं, जो तुमको पढ़ने में मन लगे ले लो। यूपीएससी हलवा है, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है। हाँ, थैंक यू एजाज। यूपीएससी तो हलवा ही है, कठिन थोड़ी है। देखो एक साल की कठिन मेहनत है, देखो मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। जो लोग जो डीएम बन गए, क्या उनको डीएम के रूप में काम करने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही? जो सीएम बन गए, पीएम बन गए, क्या उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी? मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। तो एक साल की मेहनत तो है ही है तैयारी करने की, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रेटजी बना करके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हमारा दायरा पता है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन इसी में से आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दायरा हमारा क्लियर है। अगर उस दायरे को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, अच्छी तरीके से हमने तैयार कर लिया, तो बस सिलेक्शन हमारे हाथ में है। जोग्राफी जोग्राफी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, ऑप्शनल सारे अच्छे होते हैं, कोई ऑप्शनल बुरा नहीं होता, सारे ऑप्शनल अच्छे होते हैं। आपकी लगन है, आपकी तैयारी है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आप उसी सब्जेक्ट को चुन करके पढ़िए जिसमें आपका मन लगता हो। तो अगर उस सब्जेक्ट को आप चुन करके पढ़ोगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो हमेशा ऑप्शनल आपका आपकी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि मन नहीं लगेगा पढ़ने में तो गहराई से पढ़ नहीं पाओगे आप, और गहराई से पढ़ नहीं पाओगे तो लिख नहीं पाओगे तो नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो तैयारी बेकार होगी। तो इसलिए रुचि होना सबसे पहली जरूरत है। पीएसआईआर सारे सारे ऑप्शनल की जो क्लासेज हैं अभी तो चल रही हैं, रन कर रही हैं। जो नया बैच है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, उसकी डेट आपको दे दी जाएगी। हालांकि वो साइकिल में चलता है आपका, कि एक कोर्स पूरा होता है, फिर दूसरा जो रह जाता है वो फिर बीच में पूरा होता है, तो एक साइकिल में पूरा होता है वो सारा कोर्स। तो रेस्ट जुडिकेटा कहता है कि अदालत ने जो निर्णय सुना दिया वो अंतिम होगा, अदालत ने जो निर्णय सुना दिया वो मानना पड़ेगा तुमको, यही रेस्ट जुडिकेटा है। उसके द्वारा जो निर्णय दे दिया गया वो अंतिम है और बाध्यकारी है। क्या सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं या फिर कानूनी? देखो ऐसे मत समझो, हर चीज़ को समझने का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। चीज़ों को अगर गलत डायरेक्शन से समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रश्न तरह तरह के उत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम जो प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं वह प्रश्न कितना रिलेवेंट है, वो प्रश्न कितना तर्कसंगत है। तो जब हम लोग मूलाधिकार और संवैधानिक अधिकार इन सारी बातों के विषय में समझ विकसित करते हैं, जो हमने कल आपको बताया था, इसको आपने जो सवाल लिखकर भेजा है ये अतार्किक सवाल है, क्योंकि इस नज़रिए से आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। अगर इस नज़रिए से समझने की कोशिश करोगे तो जीवन भर कन्फ्यूज बने रहोगे। हमने बताया कि ऐसे अधिकार जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, उनको अलग नाम दिया गया है, उनको फंडामेंटल राइट कहा गया है। ये अलग नाम उनको इसलिए दिया गया, लिखाया है मैंने आपको, क्योंकि ये अपरिहार्य हैं और अनिवार्य हैं हमारे विकास के लिए। संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही अधिकारों को पहचाना है और उन्हें मूल अधिकार का नाम दिया है। अब ये जाहिर सी बात है कि भाग 3 है तो लिखा तो संविधान में ही है, लेकिन हम इसको संवैधानिक अधिकार नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है मूल अधिकार का, संविधान में होने के बावजूद भी, तो हम इनको मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, मूल अधिकार के नाम से पढ़ते हैं। भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अतिरिक्त जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, संविधान में बताए गए हैं, उन अधिकारों को हम लोग संवैधानिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि वे संविधान में लिखे हैं। अब आप फिर सवाल करो, सर क्या मूलाधिकार संविधान में नहीं लिखे हैं? अरे क्यों नहीं लिखे हैं? भाग 3 संविधान का ही तो भाग है। लेकिन हमने बताया कि संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों की विशेष प्रकृति के नाते, कौन सी विशेष प्रकृति? जो हमारे विकास के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य हैं, ऐसे अधिकारों को आइडेंटिफाई करके मूलाधिकारों का दर्जा दिया है। तो भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार हैं, उनको लागू करने के तरीकों में अंतर है। हमने आपको बताया भी है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, संवैधानिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाया जा सकता। इसके अलावा मूलाधिकारों को लागू करने के लिए रिटें जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, अन्य अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी नहीं कर सकता। तो एक स्पेशल स्टेटस देकर के एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। वाद मतलब मुकदमा, केस, सूट कहते हैं। बनाम का मतलब है दो के बीच का मुकदमा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी केशवानंद भारती ने केरल राज्य पर मुकदमा किया। संवैधिक अधिकार का मतलब जो संसद कानून बना के जो अधिकार सृजित करे उसको कहेंगे। समता और समानता, समता में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, न्यायसंगत डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समानता में न्यायसंगत नहीं होता, बराबर का ध्यान रखा जाता है। ऐसे समझो एक एग्जाम्पल से, मान लो 10 पीस मिठाई है, 5 लोग हैं, हमने कहा बांटो बराबर बराबर, क्या करोगे? 2-2 पीस सबको दे दोगे, समानता हो गई। लेकिन अब इन 5 लोगों में से मान लो एक वृद्ध है, उनको डायबिटीज है, तो उनको आपने 2 पीस मिठाई दे दी, इसका मतलब आपने उनको जहर दे दिया। बच्चा है 2 साल का, 1.5 साल का, आपने उसको 2 पीस मिठाई दे दी, उसके लिए बेकार है, वो थोड़ा बहुत चखेगा, बाकी की बॉल बना के खेल जाएगा। यानी आपने 4 पीस मिठाई बर्बाद कर दी बांटने में, बराबर के बंटवारे में।
जब हम समता के आधार पर बंटवारा करते हैं तो समता के आधार पर भी हम 5 लोगों में सबको देंगे, लेकिन हम देखेंगे सबको सबकी जरूरत के हिसाब से मिले। जो बच्चा है उसको भी थोड़ा सा दे देते हैं, एक चुटकी भर दे देते हैं जिससे वो चख ले, उसको भी मिल जाए, ऐसा ना हो कि उसे ना मिले, लेकिन वो इतना ही यूज़ कर पाएगा, उसके बाद वेस्ट करेगा, तो उसे उससे ज़्यादा नहीं देंगे। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए नुकसान करेगा, लेकिन वो भी लालायित है कि भाई मिल जाए तो चलो उनको भी आधी पीस दे दो, एक चौथाई पीस दे दो, टेस्ट ले लें, उससे ज़्यादा देना उनके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ भी बंटवारा सबके बीच हो रहा है, लेकिन सबकी सबकी जरूरत के हिसाब से, सबकी संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता के हिसाब से बंटवारा हो रहा है। ये न्यायपूर्ण बंटवारा है, ये समता है। बराबरी के बंटवारे में बर्बादी ज़्यादा है, न्याय संगतता नहीं है। तो यही समता और समानता के बीच का डिफरेंस होता है। डाउट मेरे पास एसएमएस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। करीब 50 मैसेज पड़े हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर, 50 इस समय टेलीग्राम पर, लेकिन मैंने देखा नहीं है क्योंकि इधर तबियत नहीं ठीक थी, सरदर्द बहुत ज़्यादा रहा, इस वजह से मैंने मैसेज देखे नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ, समय लग जाता है लेकिन जवाब दे दूंगा। 17 साल के बच्चे की शादी हो गई, ओह ये तो बहुत दुखद है, क्योंकि ये तो बाल विवाह के अंतर्गत आता है और एक अपराध है, एक क्राइम है। डीडी बसु और सुभाष कश्यप में कौन सी बुक अच्छी है? दोनों अच्छी हैं, अच्छी तो दोनों है। सुभाष कश्यप की बुक सरल भाषा में है और डीडी बसु की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन। तो बाकी किताबें दोनों अच्छी हैं। डी बसु थोड़ी विस्तार में है और सुभाष कश्यप थोड़ी संक्षेप में है, ये भी डिफरेंस है। सीसैट की प्रिपरेशन कैसे करें? क्लासेस होंगी यहाँ पर, लेकिन अभी से करते रहो, एक एक दो दो क्वेश्चन लगाते रहो। मैथ्स की प्रैक्टिस लंबा समय मांगती है, तभी हो पाता है। तो चलो फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल हम लोग फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।